हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2, जो कि एक स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस की वीडियो होगी। ठीक है, पार्ट। अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने नॉर्मल क्वेश्चंस किए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, वो भी देख लो। और ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, जिसमें हम ओनली स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि नीट में ये क्वेश्चंस हमारे काफी पूछे जा रहे हैं इस वजह से। और ये एक छोटी वीडियो है, इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं की, इसलिए इसको रिकॉर्ड करके डाल दिया। ओनली छोटा चैप्टर है ये, इसलिए 20 क्वेश्चंस इसमें स्टेटमेंट वाइज वाले बन पाए। और बाकी वरना आगे मैं क्वेश्चन बना रहा था तो वो रिपीटिव क्वेश्चंस हो रहे थे, तो मैंने कहा जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उतने ही ठीक है। 20 क्वेश्चंस बन रहे हैं और लाइव स्ट्रीम क्या ही करता, तो इसलिए मैंने इसकी एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो विदाउट टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं जिसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर दोनों सही है तो भी बताना है, दोनों गलत है तो भी बताना है। सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सहेली जो है वो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, जो कि हमारी लखनऊ में CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। CDRI ने बनाया था सहेली को। और ये वंस अ वीक पिल है, जो एक हफ्ते में बस एक ही बार खानी पड़ती है। दे आर नॉन स्टेरॉइडल ओरल प्रिपरेशन इनहिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूम। ठीक है, ये नॉन स्टेरॉइडल है, इसके अंदर कोई स्टेरॉइड्स यूज नहीं होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो सहेली के साइड इफेक्ट भी बहुत कम है, और ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। ठीक है, पिल्स है एक टाइप की, जिसको वंस अ वीक पिल भी बोलते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फिर से दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें स्टेटमेंट 1 है एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड फुल्ली चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और ऑलमोस्ट नील। जब तक मदर चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव के चांस नील होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के चांस जीरो होते हैं ऑलमोस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मदर चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन गोनोडोट्रोपिन को रिलीज होने से रोकता है। ठीक है, LH एंड FSH रिलीज होने से रुक जाते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है। जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फिर स्पर्म ओवम से नहीं मिलेगा, ओवम से नहीं मिलेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो जब तक मदर अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तब तक कॉन्ट्रासेप्टिव के चांस नील हैं, ये बात ठीक है, चलो सही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टेंस लैक्टेशन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है जब तक लैक्टेशन वाला पीरियड चलता रहता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन गोनेडोट्रोपिन को सप्रेस कर देता है। और ये गोनेडोट्रोपिन कहाँ से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी अगर पूछे कि कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से। किससे? एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज होते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कराते हैं। अगर यही रिलीज नहीं होंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, जिससे कि ओव्यूलेशन नहीं होगा, जिससे कि ओवम रिलीज नहीं होगा। ओवम रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म से मिलेगा नहीं, और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ओके। नेक्स्ट, कोइटस इंटरप्टस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कोइटस इंटरप्टस एक हमारा इंट्रस कोइटस इंटरप्टस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है। ठीक है, इट प्रिवेंट इंसेमिनेशन। देखो, कोइटस इंटरप्टस एक टाइप का हमारा नेचुरल मेथड है। तीन टाइप के नेचुरल मेथड होते हैं, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल अमीनोरिया। कोइटस इंटरप्टस में क्या रहता है कि पेनिस को वेजाइना से विड्रॉ कर लिया जाता है इंसेमिनेशन होने से पहले। तो इन जो इजैकुलेशन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, ऐसे केस में जब स्पर्म अंदर रिलीज ही नहीं हो रहा है फीमेल के अंदर, तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस में कम रहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे इसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो कोइटस इंटरप्टस को विड्रोल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाता है वेजाइना से इंसेमिनेशन से पहले। ठीक है, कोइटस इंटरप्टस कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है। ठीक है, ये इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, इसमें ये भी ठीक है, दोनों बातें सही हैं इसके अंदर। लेकिन ये सबसे ज्यादा फेल भी हो जाता है, क्योंकि कई बार जो स्पर्म है वो रिलीज हो जाते हैं वेजाइना में और पता नहीं चल पाता है। और उसके लिए जब फिर इस पेनिस को विड्रॉ करते हैं, बाहर इंसेमिनेट करते हैं, तो उसमें ये फेल होने के चांसेस जो रहते हैं इसके अंदर कोइटस इंटरप्टस में, वो सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, नेचुरल मेथड 100% तो कोई भी नहीं है, लेकिन नेचुरल मेथड में फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन एक चीज फायदा ये भी है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट नहीं है और कोई बाहर से कुछ ऐसे सामान नहीं लेना पड़ रहा है ना,
लेकिन फिर ये भी है कि फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो दोनों ही इसमें सही हैं, बात तो ये सही कह रहा है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आईयूटी इज एआरटी। आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर एक टाइप की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। एआरटी बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आईयूटी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। फर्स्ट वाले स्टेटमेंट सही है। IVF embryo is transferred to uterus to complete more than 8 blastomeres its further development। देखो यूट्रस में जब ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियो को तो वो मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स होना चाहिए। अगर लिखा है अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स यानी 8 ब्लास्टोमर्स तक, ठीक है, तो उसको ट्रांसफर करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में जो किया जाता है फिर जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के अंदर, ठीक है। आईयूटी का पूछा है तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर ही आता है। आईवीएफ इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर दोनों ही हमारे आईवीएफ के अंदर आते हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये भी ठीक है, ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कौन सा सही है कौन सा गलत है। इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चाइल्ड इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। देखो इनफर्टिलिटी किसको बोलते हैं, अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और साथ में रहते हैं, ठीक है, और फिर भी अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, चाइल्ड जो है वो कंसीव नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है फिर भी, तो उस चीज को बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। एआरटी ये टेक्निक्स हैं उन कपल्स के लिए डिजाइन की गई हैं जो कि इनफर्टाइल रहते हैं। तो इनफर्टाइल कपल्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों वाले सही हैं। आज ए वाले ऑप्शन को ज्यादा हो रहे हैं, है ना। गिफ्ट इज गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे कोई फीमेल है वो ओवम नहीं बना सकती, ओवम नहीं बना सकती तो क्या करेंगे कि दूसरी जो नॉर्मल फीमेल है उससे ओवम कलेक्ट करेंगे और जो नहीं बना सकती इनफर्टाइल वाली है उसकी ओवेरी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम को इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ऐसे याद रखो कि दूसरी फीमेल से ओवम लिया है तो उससे हमने गिफ्ट लिया है, ठीक है, याद रहेगा। हो गया, हर नहीं है ना। जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जब अप टू 8 ब्लास्टोमर्स तक का रहता है, अभी पीछे कराया है, आ गया पीछे कराया तो था ये वाला, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स तक का रहता है तो मैंने यहाँ पे लिखा था जिफ्ट, ठीक है, अप टू 8 ब्लास्टोमर तो उसको जिफ्ट बोलते हैं। अगर 8 ब्लास्टोमर से ज्यादा होते हैं तो उसको बोलते हैं आईयूटी। मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यूट्रस के अंदर ट्रांसफर होगा, और अप टू 8 ब्लास्टोमर्स होंगे तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर होगा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज आर यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज को कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज करते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। कॉपर क्या करता है, कॉपर आयन जो रिलीज होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं, स्पर्म मूव नहीं कर पाता तो वो फिर ओवम से जाके मिल नहीं पाता, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, 7 वाला भी सही है। अच्छा, स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद न्यूट्रिएंट्स। नहीं, न्यूट्रिएंट्स के साथ तो नहीं लेते हैं इनको, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं वो खाने पीने की चीजें जिन्हें हम खाते हैं, ठीक है। खाने पीने की चीजों के साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और ये सारी क्रीम्स नहीं ली जाती हैं। ये सारी क्रीम्स वगैरह जो है ना, ये तब ली जाती हैं जैसे डायफ्राम और वॉल्ट्स वगैरह रहते हैं ना, उनके ऊपर लगा दिए जाते हैं ताकि उनकी जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सर्वाइकल कैप होता है ना, जैसे वो फीमेल सर्वाइकल कैप यूज करेंगी तो सर्वाइकल कैप के ऊपर ऐसे स्पर्मिसाइडल क्रीम्स लगा देंगे जिससे कि स्पर्म मर जाए, तो उससे सर्वाइकल कैप की इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स के साथ थोड़ी ना खाएंगे इन सब चीजों को, पागल थोड़ी ना, है ना। ऑल द अबव प्रोडक्ट इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसीज। ये वाले जो प्रोडक्ट हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी को इंक्रीज कर देते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाली बात गलत है, फर्स्ट गलत सेकंड सही, डी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट,
बैरियर मेथड इज वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। बैरियर मेथड एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक है। इसके अंदर कॉन्डोम्स आते हैं और हमारे फीमेल के लिए भी आते हैं, मेल के लिए भी आते हैं, सर्वाइकल कैप्स आते हैं, वोल्ट्स आते हैं, डायफ्राम वगैरह अलग अलग चीज़ आती हैं। बैरियर मेथड प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म। तो बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं दिया जाता है, बीच में बैरियर आ जाता है, ठीक है। बैरियर आ गया, इधर की साइड ओवम है, इधर की साइड स्पर्म है, ये दोनों मिल नहीं पा रहे क्योंकि ये बैरियर आ गया बीच में, ठीक है, रबर का बना हुआ बैरियर। ठीक, इस बैरियर की वजह से मिल नहीं पाएंगे। तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला, देर इज डिक्रीज इन मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नाउडेज। आज ज्यादातर आजकल क्या होता है कि जो औरतें हैं जो बच्चों को जन्म दे रही हैं वो कम मर रही हैं, और बच्चे भी कम मर रहे हैं, क्योंकि जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब जी रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले जमाने में क्या होता था, 10 में से एक बच्चा तो मर ही जाता था, है ना, इसलिए लोग ज्यादा बच्चे भी करते थे कि भाई एक दो तो मर ही जाएगा इनमें से। तो आजकल क्या है कि आजकल जी रहे हैं ज्यादा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों को सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में, मेडिकल्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, तो लोग एकदम अब हॉस्पिटल्स पे जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो कोई ऐसे बिगड़ता नहीं है केस, वरना पहले घर के अंदर ही सब कुछ करते थे तो उससे चांसेस ज्यादा रहते थे मरने के, है ना। तो फर्स्ट वाली बात भी सही है और सेकंड वाली भी सही है। ओके, अम्नियोसेंटेसिस इज ऑफ्टन मिसयूज। अमीनोसेंटेसिस वैसे तो एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे कि हम क्रोमोसोम्स के पैटर्न का पता लगा सकते हैं और उसमें उससे बता सकते हैं कि बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है। लेकिन अमीनोसेंटेसिस का मिसयूज बहुत होता है कि इससे ये पता लग जाता है कि क्रोमोसोम्स देख के अगर एक्स एक्स है तो भैया फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है, अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई है तो, है ना, और सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है तो फीमेल है। तो फिर इसका ही लोग गलत यूज करते हैं कि अमीनोसेंटेसिस में अगर फीमेल होता है तो कुछ चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ फीमेल चाइल्ड ना हो, तो उसको फीमेल फिटिसाइड्स करा देते हैं, जिससे कि इसका काफी मिसयूज बढ़ चुका है ना। और लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन लगा दिया है। ऐसा बैन के कोई भी जेंडर की जांच नहीं करेगा डॉक्टर, है ना, बाकी अच्छे कामों के लिए यूज कर सकते हैं ना। तो मिसयूज करते हैं, और मिसयूज किस लिए करते हैं, फीमेल फिटिसाइड्स के लिए, यानी फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट करने के लिए, ये भी ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। हाँ, नेचुरल मेथड में स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं दिया जाता है। देखो टाइम ऐसा रखते हैं उसमें कि पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में कि 10 से लेके 17 डेज तक कोई भी इंटरकोर्स नहीं होगा, तो ये टाइम पे ओवम होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इस टाइम पे ही अगर नहीं होगा इंटरकोर्स तो स्पर्म और ओवम के मिलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। इनको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड, 10th मेंस्ट्रुअल डे से लेके 17th मेंस्ट्रुअल डे तक। इन डे को छोड़कर बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन डे को छोड़ो, क्योंकि इन दिनों फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम रहता है, और ओवम को मिलने नहीं दिया जाए स्पर्म से, तभी प्रेगनेंसी को रोका जाएगा। तो नेचुरल मेथड ऐसे ही काम करता है। विड्रोल मेथड में भी यही करते हैं कि स्पर्म को वेजाइना के अंदर एंटर ही नहीं करने देते हैं, बाहर इजैकुलेट करते हैं, ठीक है, इंसेमिनेट ही नहीं करते हैं उसके अंदर, वेजाइना के अंदर, तो वहां भी स्पर्म को नहीं मिलने दिया जा रहा। एंड थर्ड वाला जो था लैक्टेशनल अमीनोरिया, उसमें तो ओवम रिलीज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एफएसएच और एलएच रिलीज नहीं हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोलैक्टिन ने उसको इनहिबिट कर रखा है ना, इस वजह से। तो फर्स्ट वाला सही है। और पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या करते हैं, 10 से 17 मेंस्ट्रुअल डे को अवॉइड करते हैं, ये भी ठीक है। लैक्टेशनल अमीनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। लैक्टेशनल अमीनोरिया का मतलब ही मेंस्ट्रुएशन के एब्सेंस होता है। देखो, मिनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुएशन, अमीनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। इट इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या ये स्पर्म्स को ऐसे पकड़ पकड़ के मारने का कुछ ऐसा काम होता है क्या इसके अंदर, स्पर्म को मारा जाता है, किल किया जाता है, ऐसे फैगोसाइट किया जाता है उसको, ठीक है, नहीं किया जाता ना। इसमें तो ओवम रिलीज नहीं होता, स्पर्म को मिलने ही नहीं दिया जाता ओवम से, क्योंकि ओवम रिलीज ही नहीं हुआ है ओवेरी से, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल ही नहीं रही है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं रहा है, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फैगोसाइटिस वाली बात गलत है, फर्स्ट वाली सही है, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, कॉपर टी कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं, ये बात सही है? नहीं, ये तो गलत है भाई, मैंने सही क्यों करिए, ये कॉपर रिलीजिंग है ना, नाम से ही पता चल रहा है कॉपर रिलीज कर रही है ना, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग तो LNG-20 और वो है प्रोजिस्टासार्ट, ठीक है। LNG-20 नॉन मेडिकेटेड नहीं, नॉन मेडिकेटेड है लिपिस लूप, तो ये हार्मोन रिलीजिंग है, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड नहीं है, दोनों ही गलत है, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग नहीं है ये, कोपा रिलीजिंग है, ठीक है। ये मुंह से गलती से निकल गया था, ठीक है? कभी बच्चे उसको पकड़ के बैठ जाएं, सर आपने तो सहेली इज एन ओरल पिल्स डेट हैव वेरी लिटिल साइड इफेक्ट। हाँ सही बात है, सहेली के बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है इस वजह से, ठीक है। लेकिन इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो इफिशियंसी है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। और वंस अ वीक पिल है, रोज रोज नहीं लेनी पड़ रही, वरना क्या रहता था पिल्स में, क्या रहता था 21 दिन तक लगातार लेनी पड़ती थी, तो उससे काफी ज्यादा कठिनाई आती थी, भूल जाते थे लेनी पिल्स को, ठीक है। लेकिन सहेली काफी सही है। लेकिन CDRI वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, लखनऊ वालों ने, यूपी में है लखनऊ भी, ठीक है, और हम भी यूपी में ही हैं। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट, कंडोम्स आर ओनली फॉर मेल, नहीं फीमेल के लिए भी होते हैं कंडोम्स, है ना, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है क्योंकि मेल ज्यादा फेमस है इसलिए, ठीक है। फीमेल कंडोम को फेमिडोम बोलते हैं वैसे, ठीक है। तो ये बात गलत है फर्स्ट वाली, क्योंकि फीमेल्स के लिए भी होते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट, ये सब चीजें फीमेल्स के लिए होती हैं, ये बात सीख, ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी सी चीजें होती हैं, बस सर्विक्स को ही तो कवर कर सकती है ना, मेल को तो यूज ही नहीं कर पाएंगे इन सब चीजों को। तो फर्स्ट वाला गलत, सेकंड वाला सही, यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। MTP is considered relatively safe during the first trimester of pregnancy। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जानबूझ के अबॉर्शन कराना, ये फर्स्ट जो हमारा ट्राइमिस्टर है तब तक तो सेफ माना जाता है, ठीक है, तब तक इतनी दिक्कत नहीं रहती। लेकिन बाद में फिर अबॉर्शन कराते हैं ना, तो उससे क्या रहता है कि मदर के और जो बच्चा तो जा ही रहा है, उसको तो चलो मर ही रहा है, लेकिन मदर के जान को भी खतरा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो फीटस है वो ज्यादा ही अटैच हो जाता है मैटरनल टिश्यू से, फिर उसे अलग करने पर मदर का बहुत ज्यादा ब्लड वगैरह लॉस होता है, जिससे मदर को भी जान का खतरा हो सकता है ना। तो फर्स्ट वाला तो सही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 12 वीक तक तो 12 वीक तक तो सेफ है, ठीक है, उसके बाद वो रिस्की है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैटरनल टिश्यू के साथ ज्यादा वो एसोसिएटेड हो जाता है फीटस, इस वजह दोनों स्टेटमेंट सही है। और हाँ, अबॉर्शन जो है प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं से कराना चाहिए, ऐसे नहीं कि अनप्रोफेशनल डॉक्टर से करा लिया ना। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट। सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी एनकरेज, स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन को एनकरेज करना चाहिए, सही बात है भाई, अच्छे लोगों को, बच्चों को सही शिक्षा मिलेगी तभी तो वो सही चीज़ उसके बारे में सही से जान पाएंगे। अगर तुम उन्हें शिक्षा नहीं दोगे तो इधर उधर की बातें सुनेंगे, कोई जो बोल रहा है ऐसे सुन लेंगे, भाई ये करने से ये होता है ना, किसी ने गलत बोल दिया, किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता, आपस में ऐसे गलत सलत बातें बोल दी, लोगों ने यकीन कर लिया, है ना, उन्हें पता ही नहीं कि लोगों ने कह दिया सेक्स, ये तो सेक्सुअल डिसीज तो कुछ होती नहीं है, तो ऐसी लोगों ने अफवाह फैला रखा है ना, ऐसे लोग बातें कर दी और उसने यकीन कर लिया, तो मिथ डेवलप हो गए, ठीक है, इन चीज को मिथ बोलते हैं कि भाई गलत बातें सुन ली और उन पर यकीन कर लिया। तो मिथ्स को अगर मिटाना है बच्चों से, है ना, तो सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में एनकरेज करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई हाँ ऐसे ऐसे होता है, लोगों को बच्चों को सही से पता चलेगा कि, तो वो मिथ्स को उनके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, वो इन चीज़ों से बच पाएंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि सेक्सुअल डिसीज भी होती हैं, तो वो उन चीज़ों से बचेंगे क्यों, है ना, बचते हम उन्हीं चीज़ों से है ना जिस चीज़ के बारे में हमें पता हो, खतरा हो। अगर हम पहले ही उन्हें आगाह कर देंगे कि भाई ऐसे ऐसी एड्स जैसी डिसीज वगैरह हैं, इनसे ऐसे करने से ये डिसीज हो जाती हैं, तो पहले ही समझदार हो जाएंगे कि हाँ भाई हमें ऐसा नहीं करना है, वरना तो ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन एनकरेज होनी चाहिए, ठीक है। सेक्स एजुकेशन से उन्हें अपनी बॉडी के बारे में पता चलता है कि भाई बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, हमारे अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है ना, तो क्यों ऐसे ध्यान भटक रहा है, क्या हो रहा है, ये सब उन्हें पता होना चाहिए, है ना। तो सेक्स एजुकेशन इस चीज़ में हेल्प करती है। सेक्स एजुकेशन स्कूल विल एनकरेज चाइल्ड टू बिलीव, नहीं एनकरेज थोड़ी ना करेगी भाई, उनको तो मिथ्स को क्लियर करेगी, मिथ्स को तो खत्म करेगी ना, तो ये फर्स्ट वाली बात गलत है, फर्स्ट वाली सही है, सेकंड वाली गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सही, सेकंड इज गलत, तो सी वाला ऑप्शन हो जाए, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या रहता है, स्पर्म को लेते हैं, स्पर्म के ओनली हेड को लेंगे, टेल का कोई काम नहीं है, ठीक है, हेड के अंदर ही न्यूक्लियस वगैरह रहता है, तो हेड को लेंगे और हेड को इंजेक्शन में लेते हैं, बहुत पतला सा इंजेक्शन होगा उसमें लेकर, और डायरेक्टली ओवम के अंदर उसको इम्प्ला छोड़ देंगे, तो स्पर्म का हेड और ओवम का जो मियोसिस होगा फिर इसके अंदर, ठीक है, मियोसिस सेकंड, और जो एग फीमेल गैमीट जो बनेगा उसका न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज करके बाद में जाइगोट बना लेंगे, ठीक है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में इन विट्रो होती है ये चीज, ये बात ठीक है, बॉडी से बाहर होती है, बॉडी के अंदर नहीं होगी।
इन इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम के अंदर, ये भी बात ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। इंडिया में जो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी हमारा पैदा हुआ था उसका नाम है लुइस जेन ब्राउन, ये बात ठीक है। जेन ब्राउन, जो हमारा लुइस जेन ब्राउन है वो हमारा पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था, बिल्कुल ठीक। सर्जरिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट गैमिट फॉर्मेशन, सर्जरिकल मेथड जो होता है उससे गैमिट फॉर्मेशन को नहीं रोका जाता। गैमिट तो बनते रहते हैं, गैमिट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। गैमिट बनते रहते हैं, बस गैमिट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये वाली बात हमारी गलत है, फर्स्ट वाली सही है। फर्स्ट करेक्ट बट सेकंड आर इनकरेक्ट। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, हाँ 20 क्वेश्चन थे, हमने कर लिए। ये चैप्टर भी हमारा पूरा हो चुका है। और टाटा बाय बाय, चलो ठीक है चलते हैं, चलिए।